क्या आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हो। मेरे भाई आज मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने वाला हूं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और मैं आपसे वादा करता हूं बच्चा बच्चा ट्रांसलेशन बनाना सीखेगा। मेरे भाई अगर आप लोग सबसे पहले किसी वाक्य को देखने से पहले घबरा जाते हो या फिर देखते हो तो सोचते हो कौन सा टेंस है, सबसे पहले टेंस के पीछे परेशान हो या फिर नाउन प्रोनाउन के पीछे परेशान हो, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ट्रांसलेशन बनाने की आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं, वो रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं। मेरे भाई बड़े से बड़े लाइन आप लोग देखते ही ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। और ऐसे वाक्य तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं मेरे भाई। यह जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ बोर्ड एग्जाम से उठाया गया है, ठीक है। तो इसको देखो मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे समझाता हूं। देखिए आज हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना सीखेंगे जिसमें दो दो वर्ब आया हुआ हो। जैसे मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। अब देखिए मेरे भाई इसमें टहलना भी हमारा जो है वर्ब है और जाता हूं यह दोनों वर्ब है। तो मेरे भाई एक वाक्य में अगर दो दो वर्ब आए तो उसका ट्रांसलेट कैसे हम करते हैं। अब बहुत से बच्चे इसको देखकर यह पहचानना चाहेंगे कि कौन सा टेंस है। बहुत से लोग कहेंगे यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं मेरे भाई, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है और वह स्ट्रक्चर है मेरे भाई पीटीआर फार्मूला, ठीक है। और पीटीआर फार्मूला क्या होता है, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होता है और प्लस होता है पी, प्लस होता है टी और प्लस होता है आर और फिर उसके बाद होता है अदर वर्ड, ठीक है। मेरे भाई आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है, इतना आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तीन चीज तो हमें जानना जरूरी है। एक हमारा सब्जेक्ट और एक हमारा वर्ब और एक हमारा अदर वर्ड, यह तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। यह स्ट्रक्चर क्या है इसको समझो पहले ध्यान से। देखो यस मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब हमारा होता है वर्ब, जो काम करना होता है वही हमारा वर्ब होता है। और पी का मतलब होता है प्लेस, ठीक है, प्लेस यानी कि किस प्लेस के बारे में कहा जा रहा है। और टी का मतलब होता है टाइमिंग और आर का मतलब होता है रीजन। जैसे कि हमारा जो वाक्य दिया हुआ है, मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं, इसमें दो दो वर्ब है, जाता हूं भी वर्ब है और टहलना भी वर्ब है। तो हम इसमें मेन वर्ब किसको मानेंगे, क्या हम जाता हूं को मेन वर्ब मानेंगे या फिर हम लोग टहलने के लिए इसको हम मेन वर्ब मानेंगे। तो मेरे भाई हम लोग जाता हूं को मेन वर्ब मानेंगे। मगर क्यों, क्योंकि जो हमारा टहलने के लिए ये जो हमारा दिया हुआ है यह हमारा रीजन है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो टहलने के लिए ये हमारा रीजन है और गांधी मैदान यह हमारा प्लेस है मेरे भाई, यह हमारा प्लेस है। और टाइमिंग रोज सवेरे 5 बजे, ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा टाइमिंग है मेरे भाई, यह हमारा टाइमिंग है, यह हमारा टाइमिंग के अंदर गताएगा, ठीक है। तो देखिए मैं रोज सवेरे 5 बजे टहलने के लिए गांधी मैदान जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं की अंग्रेजी सिंपली हम वहां पर लिख लेंगे आई। वर्ब क्या है, वर्ब हमारा वहां पर होगा जाता हूं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जाता हुआ अंग्रेजी लिख दोगे, क्या लिखोगे, गो, ठीक है, गो लिखोगे और फिर टू लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग देखिए इसमें प्लेस, प्लेस कहां है, प्लेस हमारा गांधी मैदान, तो यहां पर सिंपली आप लोग लिख दोगे गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान आपने इतना लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग लिख लीजिए टाइमिंग, ठीक है, कब जाता हुआ, सवेरे 5 बजे जाता है, ठीक है। तो 5 बजे और 5 बजे सवेरे समय के लिए हमारा क्या लगता है, एट लगता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे एट, ठीक है, 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock आपने लिख दिया, ठीक है। अब कब जाता है, सवेरे जाता है, रोज जाता है, तो सवेरे इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे। अब उसके बाद देखिए कब जाता हुआ, डेली जाता है, तो डेली यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे, ठीक है, आप लोग यहां पर डेली सिंपली लिख दोगे। अब देखिए इसके अनुसार रीजन आ रहा हमारा बच रहा, क्यों जाता है भाई, वह क्यों जाता है गांधी मैदान, वह टहलने के लिए जाता है, ठीक है, वह टहलने के लिए जाता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फार वाल्क हो जाएगा, ठीक है, फार वाल्क हो जाएगा, फार अ वाल्क हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे ट्रांसलेट बना सकते हो। बहुत से बच्चे इसको देखकर सबसे पहले पहचान लेते हैं कौन सा टेंस है। मेरे भाई इसको ट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लो और ऐसे हजारों लाखों, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार याद कर लेना मेरे भाई, इसको गौर कर लेना, आप लोग कहीं पर नहीं फंसोगे, ठीक है। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं, इसकी अंग्रेजी अगर आप लोग किसी से पूछोगे तो शायद वह फंस जाएगा, लेकिन आप लोग मत फंसिएगा। इस स्ट्रक्चर को पहले समझ जाओ। यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस रीजन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगर यहां पर कुछ और इसमें ऐड होता तो वह बाद में लिखा जाता अदर वर्ड के रूप में।
लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, आई गो टू गांधी मैदान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली फॉर अ वॉक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब देखिए, वह रोज रात को 8 बजे नेहरू पार्क में प्रकृति का आनंद लेने जाता है। ठीक है, देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए। वह रोज रात को 8 बजे नेहरू पार्क में प्रकृति का आनंद लेने जाता है। ठीक है, आनंद लेने जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे वह इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, अब वर्ब वर्ब हमारा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जाता है तो यहां पर हम लोग गो लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर गो लिखेंगे, अब यहाँ पर ईएस भी हमको लगाना पड़ेगा। ईएस क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अंत में ता है, ती है शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग गोज लिखेंगे। ठीक है, अब कहाँ जाता है, ठीक है, हमारा जो ये हो गया प्लेस। ठीक है, प्लेस कहाँ जाता है, वह नेहरू पार्क में जाता है, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे नेहरू पार्क, NAHRU, नेहरू पार्क। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया नेहरू पार्क। ठीक है, अब देखिए कब जाता है, वह कब जाता है, वह हमारा 8 बजे जाता है रात को। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए हम 8 बजे के लिए हम 8 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 8 o'clock, सिंपल यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब रात को जाता है तो इन द नाइट आप लिख दीजिए, रात में जाता है इन द नाइट आपने सिंपली यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब रीजन, ठीक है, रीजन क्यों जाता है, वह प्राकृतिक का आनंद लेने जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता था वह घूमने जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पर वह जानवरों को पक्षी देखना जाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक आनंद लेना, तो आप लोग क्या लिख दोगे, टू इंजॉय, ENJOY, इंजॉय द नेचर, यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे। ठीक है, और यह आपका 100% बन जाएगा। ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं मतलब। ठीक है, और यह आपकी पहली लाइन तो आपके बोर्ड एग्जाम से उठाई गई 2017 को, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब देखिए अगला वाला, किसी भी देश में गांव की युवाओं की स्थिति रोजगार के, ठीक है, क्षेत्र में अच्छी नहीं है। अब यह किस ट्रिक के माध्यम से बनेगा या किस फार्मूले से बनेगा मेरे भाई, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इतना तो जानते हैं, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए 3 चीज मेन होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा तो वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसी भी सब्जेक्ट है क्या, देश में सब्जेक्ट है क्या, गांव के सब्जेक्ट है क्या, युवा सब्जेक्ट है क्या, नहीं। तो हमारा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसकी चर्चा हो, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो स्थिति हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो इसको आप लोग गोला पार लीजिए। अब पीछे से देखिए इसमें प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है, पीछे से। और प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वही होता है जो दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करे, वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे देखिए अच्छी नहीं है, प्रीपोजिशन क्या नहीं, लेकिन जो हमारा में है वह प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र और अच्छी नहीं है, इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। तो आप प्रीपोजिशन के ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, और यह अंडरलाइन करते करते कहां तक चले जाइए, सब्जेक्ट तक। आपने यहां तक अंडरलाइन कर लिया। अब यह एक देखिए एक और प्रीपोजिशन आ रहा है। अब इस प्रीपोजिशन को आप लोग अंडरलाइन करते करते चले जाइए एकदम शुरुआत तक, जितना भी आपको प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक है, वह एकदम आप लोग अंडरलाइन करते चले जाइए एकदम शुरू तक। अब जिस चीज को आपने छोड़ दिया है, जो चीज बच रहा है, यानी कि स्थिति अच्छी नहीं है, इतना बच रहा है, तो यह आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट बच्चा बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो यहां पर आप लोग स्थिति की अंग्रेजी जानते हो, यही हमारा सब्जेक्ट हो, इसका हो जाएगा सिचुएशन। तो आप लोग द सिचुएशन, SITUTION, द सिचुएशन। अब अच्छी नहीं है तो इज नॉट। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे इज नॉट। ठीक है, अब नहीं है तो गुड है, तो सिंपली आप लोग गुड लिख दो। क्यों, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। अब जो आपने प्रीपोजिशन को छांटा है, प्रीपोजिशन को पीछे से जोड़ते चले जाइए। जैसे मे की अंग्रेजी क्या होती है, इन होती है। अब क्षेत्र, तो यहाँ पर आप लोग फील्ड। ठीक है, द फील्ड आप लोग लिख दोगे FIELD, फील्ड। अब देखिए के की अंग्रेजी आप लोग यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऑफ लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए रोजगार और बेरोजगार की अंग्रेजी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो रोजगार की अंग्रेजी हो जाएगा एम्प्लॉयड। ठीक है, EMPLOYED, एम्प्लॉयड। रोजगार की अंग्रेजी ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी अंग्रेजी की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ। अब युवाओं की अंग्रेजी आप लोग यूथ लिख सकते हो, तो सिंपली आप लोग क्या लिख दोगे, यूथ, YOUTH, यूथ लिख दोगे। अब देखिए के, तो यहां पर लिख दोगे आप। अब गांव, तो यहां पर आप लोग क्या लिख दोगे, विलेज, VILLAGE, विलेज। अब देखिए में, तो में की अंग्रेजी यहां पर हो जाएगी इन। अब किसी भी देश, तो एनी कंट्री हो जाएगी, NECOUNTRY, एनी कंट्री यहां पर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार और देखो, किसी भी देश में गांव के युवाओं की स्थिति रोजगार के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। तो सिंपली आपने जितना अंडरलाइन किया प्रीपोजिशन पहचान का, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट हमको मिल गया स्थिति। अब पीछे से आप लोग प्रीपोजिशन छाड़ना शुरू कर दीजिए।
प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करे वही प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन हमारा है इन। अब इन से लेकर आपने कहां तक अंडरलाइन कर दिया, सब्जेक्ट तक, और सब्जेक्ट आपने अंडरलाइन कर दिया शुरुआत तक। ठीक है, अब जो आपने अंडरलाइन नहीं किया, जो बचा है, स्थिति अच्छी नहीं है, इनको आप लोग एक सिंपल सेंटेंस आपने बना लिया। अब सिंपल सेंटेंस का अंग्रेजी बच्चा बच्चा जानता है, तो सिंपल सेंटेंस का अंग्रेजी क्या होगा, स्थिति अच्छी नहीं है, तो द सिचुएशन इज नॉट गुड। अब पीछे से आपने जो प्रीपोजिशन छाटा उसकी अंग्रेजी जोड़ते चले जाइए। मे की अंग्रेजी इन हो गया, क्षेत्र की अंग्रेजी द फील्ड हो गया, के की अंग्रेजी ऑफ हो गया, रोजगार की अंग्रेजी एम्प्लॉयड हो गया, और फिर की अंग्रेजी ऑफ हो गया, युवाओं की यूथ हो गया, के की अंग्रेजी ऑफ हो गया, गांव की अंग्रेजी विलेज हो गया। अब किसी भी देश में तो इन एनी कंट्री हो गया। सिंपल इस तरह से आपका बन गया। यह ट्रिक आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, वह रोज रात को 8 बजे नेहरू पार्क में प्रकृति का आनंद लेने जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई यह भी पीटीआर फार्मूला से लगेगा। ठीक है, तो ही गोज टू नेहरू एट 8 o'clock इन द नाइट टू एंजॉय द नेचर। इस तरह से आप बन जाएगा। अब बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि आखिर कौन सा टेंस है, इसमें समय आया हुआ है, तो यह जरूर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। नहीं मेरे भाई, परफेक्ट कंटीन्यूअस तब होगा जब समय के साथ से जुड़ा हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए, आई गो टू गांधी मैदान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली फॉर अ वॉक। इस तरह से इस आप स्ट्रक्चर को याद रखिए, और यह जो हमने अंत में समझाया इसको आप लोग याद रखिए। और ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में, मेरे भाई मैं बोर्ड एग्जाम से उठाया हुआ हूं यार, फालतू चीज आपको नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।